हेलो। नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th में हिस्ट्री पढ़ाने के दरमियान मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको पढ़ाया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 13। चैप्टर टॉपिक है क्रांतियों का युग 1830 टू 1848 के बीच। तो 1830 टू 1848 के बीच कई छोटी छोटी क्रांतियाँ होने लग शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ा है उससे आपको पता चला होगा कि नेशनलिज्म और लिबरलिज्म ये दोनों कैसे एक साथ मिल करके आगे बढ़ रही थी, और जो कंजर्वेटिव पार्टी के या दल के या उस विचारधारा के लोग थे उन्हें अस्वीकार कर रही थी। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे 1830 टू 1848 के बीच क्या हुआ कि कंजर्वेटिव लोगों का आतंक ज़्यादा फैलने लगा, या जैसे जैसे वो व्यवस्था अधिक ताकतवर होने लगी, मजबूत होने लगी, उतना ही ज़ोर शोर से उसके पैरेलल एक और ताकत चल रही थी, और वो था नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का और उदारवाद का, यानी लिबरलिज्म। और इन दोनों के शक्तिशाली होने से ये छोटे छोटे देश अपनी आज़ादी के लिए आगे आने लगे या आज़ादी के लिए कदम उठाने लगे, क्रांतियाँ होने लगी। तो हमने देखा है कि पूरे यूरोप में दो बड़े एम्पायर थे। एक ऑस्ट्रिया हंगरी के क्षेत्र में, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले इलाके में बड़ा सा एक जो मिडल यूरोपियन पोर्शन है, वहाँ हैब्सबर्ग एम्पायर था, जिसके अधीन ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था और इसके अधीन बहुत सारे देश थे। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब नेशनलिज्म का विकास हो रहा है तो नेशनलिज्म के प्रचार प्रसार के कारण इन छोटे देशों में या बड़े ही देश जो भी हों, हैब्सबर्ग एम्पायर के अधीन जो काम कर रहे थे, जो शासन चल रहा था, वो देश अब हैब्सबर्ग एम्पायर से अलग होने लगे, यानी अपनी आज़ादी की क्रांति करने लगे। उसी तरह से टर्की का ऑटोमन एम्पायर भी यूरोप में एक बहुत बड़ा एम्पायर था। तो ये दो एम्पायर बहुत बड़े एम्पायर थे जिन्होंने यूरोप के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन नेशनलिज्म की आंधी इतनी तेज़ चली कि फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद कि पूरे यूरोप में सभी देश जो ऐसे एम्पायर के अधीन रह रहे थे या उसके शासन के अधीन जी रहे थे, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। और इसी का परिणाम था जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्रांतियों का युग। इसी का परिणाम था कि 1830 से 1848 के बीच हम देखेंगे कई देश आज़ाद होने के कगार पे आ गए और आज़ाद भी हो गए। तो ये दोनों विचारधारा, यानी हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि उदारवाद है ना, उदारवाद जो लिबरलिज्म है प्लस राष्ट्रवाद, ये दोनों साथ साथ चला और इन दोनों को एक दूसरे का बहुत साथ था, तभी ये मजबूत होता गया और इसी का परिणाम था कि क्रांति हो रही थी। तो उदारवाद और राष्ट्रवाद के मिल जाने से बहुत ताकत के साथ ये विचारधारा यूरोप में फैली, जिसके कारण क्रांतियाँ हो रही थीं या जिसके कारण कई देश आज़ादी के पथ पर अग्रसर हुए और आज़ाद होने लगे, देखा देखी एक दूसरे के। तो अगर हम, और इसमें इन इस वर्ग को हेल्प कौन कर रहा था, किसकी मदद से हो रहा था? ये मिडिल क्लास के लोगों को। मिडिल क्लास के लोग को हम जानते हैं कि कौन है, मध्यम वर्ग, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं और ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं। इन लोगों ने मिलकर लोगों को जगाया। तो इस कारण से यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से फैलने लगा। तो अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो यही है कि राष्ट्रवाद कितनी तेज़ी से फैलने लगा। पहला जो विद्रोह था वो फ्रांस में जुलाई, ऐसे तो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 1815 ईस्वी में एक वियना कांग्रेस हुआ था, बताया था मैंने। तो वियना कांग्रेस में क्या हुआ था कि नेपोलियन के हारने के बाद नेपोलियन के बनाए हुए रूल्स को हटा करके 1815 में सारे बड़े देशों ने एक कांग्रेस, वियना कांग्रेस की स्थापना की थी, मीटिंग की थी, जिसमें मेटरनिक ने और सारे देशों ने मिलकर ये तय किया था कि फिर से प्राचीन व्यवस्था लागू की जाए। यानी फ्रांस में बुर्बो वंश का, लुई 16 जो बुर्बो वंश का था, उसी के शासनकाल को फिर से लाया जाए। और उस समय जो जो चेंजेस हुए, नेपोलियन ने जो चेंज किया उसको हटा करके इन लोगों ने फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया था वियना कांग्रेस में। और जो पुरानी व्यवस्था थी वो क्या कहलाती है, वो हमको पता है कि वो कंजर्वेटिव लोगों का है, यानी रूढ़िवाद। पुरानी व्यवस्था मतलब रूढ़िवादी लोगों का। तो रूढ़िवाद की किसको कहते हैं? कंजर्वेटिव। तो ये हमें पता है।
कि कंजर्वेटिव विचारधारा 1850 में फिर से लाई गई और इसी पुरानी व्यवस्था के तहत जब फिर से पूर्व वंश को या फिर से राजतंत्र को कायम किया गया, तो जब ये जो धारा बह रही थी राष्ट्रवाद की इतनी तेज बही कि फ्रांस में इस व्यवस्था को, फिर इस व्यवस्था को फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई। हम आज पढ़ रहे हैं विभिन्न क्रांतियों के बारे में। तो फ्रांस में फिर से पहले क्रांति हुई 1789 में, तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, बड़े वाला जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके अलावा अभी फ्रांस में फिर से क्रांति हुई। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को हटाने के लिए। यानी आप ध्यान दीजिए, पहले राष्ट्रवाद की भावना आई, नेपोलियन उसमें आया। नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए फ्रांस में और फ्रांस के बाहर भी जीते हुए प्रदेशों में, लेकिन उसकी वाटरलू में हार के बाद 1815 में फिर से बड़े राष्ट्रों ने मिलकर के नेपोलियन के खिलाफ एक वियना कांग्रेस किया और नेपोलियन के सारे रिफॉर्म्स को हटा दिए, मिटा दिए और फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया। अब जब ये राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है तो फ्रांस में फिर से पहली क्रांति हुई और इस पुरानी व्यवस्था को अब इन लोगों ने इस पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करने का सोचा। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई वो जुलाई 1830 में हुआ, क्योंकि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो 1830 से 1848 के बीच की क्रांतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये राष्ट्रवाद का पहला सबसे बड़ा परिणाम था कि फ्रांस में आज़ादी की लड़ाई 1830 ईस्वी में क्यों हुई? अब वियना कांग्रेस के खिलाफ हुई। यानी वियना कांग्रेस में जो पुरानी व्यवस्था को, रूढ़िवादी व्यवस्था को जो इन्होंने मान्यता दी थी, अब उसके खिलाफ हुआ, क्रांति हुई फ्रांस में। तो क्या होगा? बुर्बो वंश को फिर से वियना कांग्रेस ने स्थापित किया था, तो इस क्रांति ने फिर से बुर्बो वंश को हटा दिया। बस यही बात बार चल रहा था। तो इसके परिणाम क्या हुए, इफेक्ट्स क्या हुए? इसके इफेक्ट्स ये हुए कि बुर्बो वंश को इन लोगों ने हटा दिया फिर से वापस। यानी बार बार ये लोग लाते, बुर्बो वंश का जो राजा था उसे फिर से हटा दिया गया और इन्होंने अपनी क्रांति के द्वारा रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की या संवैधानिक राजतंत्र, और इसके जगह पे क्या बना दिया? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र मतलब जो राजतंत्र तो हो लेकिन वैधानिक हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन अब राजा को कर दिया गया। तो ये जुलाई 1830 की जो क्रांति थी फ्रांस में, इसने अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष उन्होंने क्या बनाया? तीसरा जो रिफॉर्म था वो क्या था? अध्यक्ष बनाया इन्होंने लुई फिलिप को। ठीक है, लुई फिलिप को बना दिया अध्यक्ष। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी भी की थी और यहाँ पे एक लुई फिलिप को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। यानी राजा ये है लेकिन अब सिर्फ एक तंत्र नहीं, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, बल्कि उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहना होगा। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी बना और मोनार्की भी रह गई। और इस बात पर मेटरनिक ने फिर कहा था, आपको याद होगा पिछली बार भी मेटरनिक ने कहा था कि मेस्नी हम लोग के लिए बहुत बड़ा समाज के लिए खतरा है। उसी तरह अभी फ्रांस में ये क्रांति हुई। आपको याद होगा कि 1789 में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और अभी फिर पहली क्रांति है राष्ट्रवाद की जो धारा बही या विचारधारा बही, उसमें फिर से फ्रांस में ही क्रांति हुई फिर से। तो इसके बारे में मेटरनिक का कहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन में आता है कि मेटरनिक ने किसके बारे में और क्यों कहा ऐसा। तो मेटरनिक ने क्या कहा कि जब फ्रांस छींकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंग्लिश बुक में इंग्लिश वर्जन में होगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप है ना, तो बाकी, क्योंकि जब भी कुछ होता है पहले फ्रांस में और फ्रांस में होता है तो बाकी यूरोप जो है वो सर्दी जुकाम हो जाता है, बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी पहले कदम कौन उठाता है? फ्रांस उठाता है हमेशा। यानी 1789 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन है जो कहा गया है मेटरनिक के द्वारा, उसने फ्रांस पे उंगली उठाते हुए ये कहा। तो ये क्वेश्चन आता है किसने कहा, किसके लिए कहा और कब कहा? तो मेटरनिक ने कहा था फ्रांस के लिए कहा था। कब? जब राष्ट्रवाद के विचारधारा से अभिभूत होकर फ्रांस में फिर से पहली क्रांति तो हुई थी, फिर से जुलाई 1830 में जब क्रांति हुई और लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया गया, तब उसने मेटरनिक ने कहा था कि माने यूरोप में फ्रांस ही है कि वो अगर छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। कहने का मतलब पहला कदम हमेशा फ्रांस में उठता है रिफॉर्म का। अब आगे चलिए, जुलाई क्रांति से ब्रसल्स में भी विद्रोह भड़क गया। अब इसको देखिए, ये तो फ्रांस में हुआ था पहला, फिर दूसरा जो है ब्रसल्स है,
ब्रसल्स में भी इसकी देखा देखी क्रांति भड़क उठी, यानी ये भी आज़ाद होने के लिए चाहने लगा। और आज़ादी किससे चाहिए थी? ऑस्ट्रिया हंगरी के क्षेत्र में यानी मिडिल यूरोप में हैप्सबर्ग एम्पायर से, और साउथ ईस्ट की तरफ टर्की में का जो ऑटोमन एम्पायर है उस दोनों से, इन्हीं दोनों से ये लोग आज़ादी चाहते थे, इन दोनों शासन से। तो ब्रसल्स में भी क्रांति होने लगा, और जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वो अलग हो गया। और ब्रसल्स किससे अलग हो गया? याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया ब्रसल्स, यानी ब्रसल्स अब आज़ाद हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कौन दो आज़ाद हो चुका है, एक फ्रांस आज़ाद हो चुका है और दूसरा ब्रसल्स आज़ाद हो चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं और कौन देश है। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वो थी यूनान की स्वतंत्रता। अब जो तीसरा देश होगा, पहला तो फ्रांस हुआ, दूसरा ब्रसल्स हुआ, तीसरा जो आज़ाद हुआ वो है यूनान। यूनान मतलब इंग्लिश में इसे नाम है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस। तो ग्रीस भी आज़ाद हो गया इन लोगों की देखा देखी, यानी अभी इसी से हम समझ सकते हैं कि 1830 1830 से लेकर 1848 तक इतनी क्रांतियाँ हुई और सारे देश बड़ी आसानी से माने जल्दी जल्दी आज़ाद होने लगे। तो इसी से समझ में आ रहा है कि राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म किस तेज़ी से यूरोप में फैल रहा था। तो यूनान की स्वतंत्रता 15वीं सदी से ही यूनान ऑटोमन राज्य, अब देखिए यूनान किसके अधीन था? ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, जो टर्की का साम्राज्य है। तो यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। तो वो कहाँ से, किससे आज़ाद हुआ? ऑटोमन साम्राज्य से, क्योंकि यूनान क्रिश्चियन देश है। यूनान जो है वो क्रिश्चियन देश है और ऑटोमन साम्राज्य जो है वो मुस्लिम साम्राज्य है। तो यूनान इससे अलग होना ही चाहेगा, क्योंकि यूनान जो है वो बहुत प्राचीन काल में, बहुत अर्ली स्टेज से ही वो बहुत माने यूरोप में क्रिश्चियन धर्म का एक बहुत बड़ा स्मारक माना जाता है। यूनान बहुत बड़ा देश था वो क्रिश्चियनिटी को लेकर के, लेकिन जब से ऑटोमन एम्पायर ने उसको अपने अधीन कर लिया था, उस पर शासन चलाने लगा था, वो उसको अपना गुलाम बना लिया था, तब से वो मुस्लिम एम्पायर के अधीन आ गया था। तो इस बात को क्रिश्चियन लोग तो बर्दाश्त करते नहीं, इसलिए जब मौका मिला और ये नेशनलिज्म मूवमेंट चला तो ऑटोमन साम्राज्य से वो अलग होने लगा। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया था। ये कब से कोशिश कर रहा था? 1821 से ही ये कोशिश कर रहा था कि हम इससे आज़ाद हो जाएं। और यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वसन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। और अब क्या हुआ कि यूनान के कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर, उनको देश से निकाला मिल गया था। हाँ, यूनान के बहुत सारे लोग निर्वसन माने देश से बाहर निकाल दिया गया था, वो लोग भी इस क्रांति में आके मदद करने लगे। और इस तरह प्राचीन जो माने पुरानी जो यूनानी संस्कृति थी, कल्चर था यूनान की, जो ग्रीस की जो पुरानी कल्चर थी जिसको हेलेनिज्म कहते हैं, पुरानी कल्चर वो है हेलेनिज्म। ये जो है ना वो ओल्ड कल्चर है। किसकी? ये ओल्ड कल्चर है यूनान की। तो ग्रीस इसको फिर से स्थापित करना चाहता था और इसलिए लोग इसके प्रति सहानुभूति रखते थे, जितने भी क्रिश्चियंस थे। तो इन्होंने कितना ही कवियों और कलाकारों के माध्यम से इन राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया यूनान में, और मुस्लिम साम्राज्य से वो अलग होने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। इस तरह से वो मुस्लिम साम्राज्य से बहुत संघर्ष करके उन्होंने अलग हट गए। और अंग्रेज लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध। एक व्यक्ति है यहाँ पे जिसने बहुत सारे धन, जो क्रिश्चियन है, इंग्लैंड का व्यक्ति है, और उसने बहुत सारे धन इस क्रांति के लिए, इस युद्ध के लिए इकट्ठा किया। और 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने बहुत अपना धन भी लगाया, अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ, सब कुछ गंवा दिया वो इस युद्ध में, ताकि यूनानियों की जीत हो। और अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने, याद रखना पड़ेगा आपको। और 1832 में ये आज़ाद हो गया। 1832 में आज़ाद हो गया कौन? यूनान। किससे आज़ाद हो गया? ऑटोमन अम्पायर से। और जब आज़ाद हुआ तो कौन सी संधि, ट्रीटी हुई? कुस्तुनतुनिया की ट्रीटी। यानी जब कोई भी युद्ध ख़त्म होता है तो एक ट्रीटी होती है दोनों देशों के बीच में, तो ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया जो आपकी स्पेलिंग हो इंग्लिश बुक में, तो कुस्तुनतुनिया टर्की की राजधानी। याद रखिए, बार बार मैं कह रही हूँ, ये जो ऑटोमन अम्पायर है ये टर्की में है, पहले ही मैंने बता दिया। तो ये टर्की का था और टर्की की राजधानी है कुस्तुनतुनिया।
ठीक है, इसलिए कुस्तुनतुनिया ये जो है राजधानी है टर्की की, और उसी राजधानी में चूँकि ये युद्ध के बाद हुआ ट्रीटी, इसलिए ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया कहते हैं। और इस तरह 1832 ईस्वी में 1832 में यूनान आज़ाद हो गया। तो यूनान की आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और फ्रांस की आज़ादी तो है ही। इस तरह हम देखते हैं कि नेशनलिज्म के प्रभाव ने किस तरह दो दो देशों को, तीन तीन देशों को, ब्रसल्स को, पहले तो फ्रांस को, फिर ब्रसल्स को, फिर यूनान को आज़ादी दिलाई। अब है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अब हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। रूमानी मतलब होता है रोमांटिक। तो रूमानी कल्पना यानी अब ऐसी कल्पना की जाने लगी, और राष्ट्रीय भावना मतलब किस तरह से रूमानी यानी कुछ ऐसी रोमांटिक भावना भी पैदा हुई। जिस तरह एक तो अभी हम लोग नेशनलिज्म तो पढ़ ही रहे हैं, नेशनलिज्म की वजह से तो हो ही रहा है, देश आज़ाद हो ही रहे हैं। अब एक और भावना आई लोगों में, रूमानी यानी ऐसी भावना, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से, इस तरह केवल युद्ध होकर के, केवल क्षेत्रों का विस्तार होने से ही नहीं राष्ट्रवाद का विकास हुआ, बल्कि इसमें क्या आएगा, कला, आर्ट हो, इसके अंतर्गत आएगा जितने भी कला है, यानी कि आर्ट हो या काव्य हो, कविताएं, या कोई भी राइटिंग में प्रोज हो, पोइट्री हो, कहानी हो, किस्से हो, यानी प्रोज, पोइट्री, कुछ भी, सबके माध्यम से। आपको याद होगा हमारे देश में भी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो कितने ही राष्ट्रीय कवि आज भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे हरिवंश राय बच्चन हो, चाहे निराला हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और माखन लाल चतुर्वेदी, ये लोग सब जो हैं वो ये पोएट कहे जाते हैं, कवि कहे जाते हैं, राष्ट्रीय कवि, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी और उस समय अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में या जुनू या नेताओं में या उस ज़माने के जो आम जनता थी, उन लोगों के मन में इतनी राष्ट्रभक्ति की भावना भरी अपनी कविताओं के माध्यम से, इतनी ज़्यादा भरी कि लोग जोश में आ जाते थे और मर मिटने के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार होकर खड़े हो जाते थे सामने, उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता था। इस तरह वो राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत हो जाते थे उनकी कविताओं को पढ़ के। तो यही चीज़ अब शुरू हुआ यूरोप में, यानी पूरे साहित्य की, इसको हम बोलें तो साहित्य जितना है, यानी लिटरेचर है ना, लिटरेचर के माध्यम से भी, मतलब अब लिटरेचर के माध्यम से, अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, लोग एरिया से बाहर जीत रहे हैं और आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन अब लिटरेचर के भी माध्यम से लोगों ने इसको फैलाना शुरू किया। गीत, संगीत, कविता, प्रोज, कहानी, किस्से गढ़ने लगे और बड़े बड़े लोग इस रोमानीवाद को, मतलब एकदम रोमांटिक हो गए, देश के प्रति रोमांटिक। यहाँ रोमांटिक का मतलब ये है देश के लिए मर मिटना या देश की आज़ादी के लिए मर मिटना, देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत हो जाना, इसी को रोमांटिक भावना या विचार या फीलिंग्स कहा गया है, जो देश के लिए है और कोई को अब कोई खौफ नहीं, देश के लिए मर मिटने को तैयार है। इसको सर्वोच्च राष्ट्रवाद कहते हैं। ये जो राष्ट्रवाद होता है ना, ये सर्वोच्च होता है। तो इस तरह भी हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ या लोग बढ़ने लगे। और इतना ही नहीं, विज्ञान के महिमा मंडन से भी साइंस भी इसमें आता है। साइंस भी, लिटरेचर ही नहीं, साइंस ने भी इसको और आगे बढ़ाया और इस तरह लोगों की अंतर्दृष्टि जागी, लोग ज़्यादा जागरूक हुए, लोगों की बुद्धि बढ़ी और लोग देश के लिए मर मिटने को तैयार हुए, राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। इसी समय कितने ही स्कॉलर आए, कितने ही फिलोसोफर आए, जैसे जर्मन फिलोसोफर है योहान गॉटफ्रीड, याद रखिएगा, जैसे एक जर्मन फिलोसोफर है ना, जर्मन फिलोसोफर जिसका नाम है योहान गॉटफ्रीड। योहान गॉटफ्रीड ने भी ऐसी ही कई मैंने रचनाएं रची जिससे लोगों में आत्मविश्वास जगा और देश के लिए सच्ची भावना जगी। उसके आम लोगों में निहित थी और उसके जो आम जनता थी जर्मनी के, उन लोगों के जन जन तक इसकी रचनाएं पहुंची, इस फिलोसफर की। इसके अलावा राष्ट्र, वो लोग वॉल्केसिस्ट कहते थे कि सच्ची आत्मा लोकगीतों और जितने भी फोक सॉन्ग्स थे या जो भी थे वहाँ की भाषा में, वहाँ की जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे फोक सॉन्ग्स और स्टोरीज़ ये सब बनाए लिखे जाने लगे। इसी के तहत 18वीं सेंचुरी में रशिया, इस तरह का जो चेंजेस था, और कहाँ कहाँ आया, रूस में आया, प्रशा में आया, ऑस्ट्रिया में आया, और जैसी बड़ी शक्तियों ने भी विभाजन कर दिया।
तो जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। इस तरह जो निरक्षर थे, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, अनपढ़ थे, वहाँ तक ये भावना फैली लिटरेचर के माध्यम से, साइंस के माध्यम से। और ये खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, क्योंकि उसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। ये तीनों जो बड़े राष्ट्र थे, इन्होंने पोलैंड के लिए, ये पोलैंड को बना लिया था ये गुलाम। तो पोलैंड इसके कब्ज़े में था, इन तीनों बड़े राष्ट्रों के कब्ज़े में। तो पोलैंड का इन्होंने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। तो इस तरह पोलैंड भी इनके अधीन था। तो पोलैंड ने भी क्या किया, लिटरेचर के माध्यम से, है ना, ये इन्होंने भी लिटरेचर के माध्यम से अपनी देशभक्ति की भावना को जगाया और अपनी संगीत की का गुणगान किया। कैरोल कुरपेंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा, क्या हुआ, पोलैंड में एक ओपेरा एक खास प्रकार का डांस और सॉन्ग का प्रोग्राम है, इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रचारित किया, जिसमें अपने ही देश का गुणगान किया। और इस काम को करने के लिए पोलेनस और एक नाम है कैरोल कुरपेंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष, यहाँ पे एक नाम है देखिए, ये दोनों, इन लोगों ने देश को आज़ाद दिलाने में महत्वपूर्ण काम किया, आज़ादी दिलाने में। इसके अलावा भाषा, अभी जो हमने पढ़ा लिटरेचर, साइंस, इसके अलावा भाषा यानी कि लैंग्वेज ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाया। तो हम देखें कैसे भाषा ने भी अपनी भावनाओं का विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रूसी कब्जे के बाद आप देखोगे रशिया एक ऐसा देश है जो न उससे पहले भी नहीं अपनी भाषा नहीं छोड़ता है, और आज भी वो कितना भी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, लेकिन रूस के लोग अपनी रूसी भाषा में ही बात करते हैं, स्पीच देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। उसको ट्रांसलेट करने वाला एक बगल में खड़ा होता है, वो इंग्लिश में बोलता है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ता। तो रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को लगाया गया था। अभी हम तुरंत बताएं कि रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इसके अधीन पोलैंड था। तो पोलैंड में क्या हुआ, ज़बरदस्ती पोलैंड की जो भाषा थी अपनी, उसकी पोलिश भाषा को हटा करके पोलैंड में रशियन भाषा, ठीक है, रूसी भाषा को लाया गया था। पोलैंड में रूसी भाषा चलती थी स्कूलों में या हर जगह। लेकिन अब जब ये देश पोलैंड आज़ाद हो रहा है, तो उसने क्या किया, अपने भाषा को, पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को जगह बनाया था। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस तरह 1831 में एक विद्रोह हुआ, किसके में, 1831 में पोलैंड में एक विद्रोह हुआ रूस से अलग होने के लिए। और इस तरह भाषा को उन्होंने एक हथियार बना लिया। इसमें इसने, जैसे अभी तक हम लोग बढ़ रहे थे कि हथियार लेके क्षेत्र को लड़ते थे, जीतते थे और आगे बढ़ते थे, लेकिन पोलैंड ने कैसे आज़ादी पाई, भाषा को हथियार बना के। वो कोई लड़ाई नहीं लड़ा, लेकिन इसने हथियार किसको बनाया, भाषा को हथियार बनाया, और इस तरह ये रूस से अलग हुआ और आज़ादी पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगी। इस तरह पोलैंड का रूस के साथ रूसी भाषा और पोलिश भाषा के बीच तगड़ा संघर्ष हुआ। तो यहाँ तक, फिर हम अगला टॉपिक दूसरे वीडियो में बताते हैं, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। अब हम देखते हैं कि यहाँ तक आने के बाद किस तरह से जन विद्रोह और भूख ने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज हमने पढ़ा कि किस तरह क्रांतियों का युग शुरू हुआ 1830 से 1848 के बीच, और लगभग दो बड़े साम्राज्य एम्पायर थे, हैब्सबर्ग और ऑटोमन जो टर्की में था, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया में थी। इनसे अलग होकर के तीन देश अलग हुए। सबसे पहले जुलाई में फ्रांस अलग हुआ, जुलाई 1830 में। उसके बाद जिसके पर मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस ठीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। दूसरा जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हुआ, ब्रसल्स, और तीसरा यूनान अलग हुआ ऑटोमन साम्राज्य से। और इस तरह से फिर इतना ही नहीं, जीतने और क्षेत्र की लड़ाई नहीं, बल्कि लिटरेचर, साइंस और लैंग्वेज को लेकर के भी कई आज़ादी मिली, जैसे कि रशिया से पोलैंड को। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई में और किसने मदद किया, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।